चले ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले याद दिलाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि दो आवेशों का ऐसा निकाय, दो आवेशों का ऐसा निकाय जिस पे आवेश का परिमाण क्या होता है? बराबर। आवेश का परिमाण क्या होता है? बराबर। परंतु प्रकृति क्या होती है? तो एक पे आपका होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे क्या होता है? और ये दोनों आपका सेपरेट होती है अल्प दूरी से। तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। याद आया? वैद्युत द्विध्रुव, जो लोग नहीं पढ़े ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय होता है, मतलब एक ऐसा निकाय जिसपे दो आवेश होते हैं। इन आवेश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है? बराबर। अगर इस पे 5 कूलम है तो इस पे भी क्या होगा? 5 कूलम। ये Q तो ये भी Q, लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है? विपरीत। एक पे नेगेटिव चार्ज तो दूसरे पे पॉजिटिव, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी से अलग होती है, और इस अल्प दूरी को क्या बोलते हैं? 12। याद आ गया? तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़े थे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका नोटेशन क्या था? P, और P इज इक्वल टू क्या था? Q इंटू 12। मतलब द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये कैसी राशि थी? और इसकी दिशा क्या थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना कुछ याद है? इतना कुछ याद है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो मेरा मेन टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव की एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या ज्ञात करना है? स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का अर्थ ये है कि हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? एक जैसा। हर जगह जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? एक जैसा। ना कहीं पे ज़्यादा ना कहीं पे कम। इस पूरे क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? एक जैसा। तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? चलिए, ये हमारा क्या हो गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या रखना है? वैद्युत द्विध्रुव को। तो रखते हैं एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस पे कितने आवेश हो गए? दो। एक पे होगा प्लस Q और दूसरे पे क्या होगा? माइनस Q। एक पे प्लस Q और दूसरे पर माइनस Q। ठीक है? ये आपका हो गया द्विध्रुव का क्या? केंद्र। ठीक है? द्विध्रुव का केंद्र। और जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, नेगेटिव चार्ज इधर है ना, पॉजिटिव इधर है, तो इसकी दिशा क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे दिशा बनाएं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? ये होगी। कितनी होगी? क्या होगी इसकी दिशा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है? ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर है? थीटा कोण पे। कितने कोण पे है? थीटा कोण पे। अब थोड़ा याद कीजिए, जैसे इस वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखे है तो विद्युत द्विध्रुव पे क्या लगेगा? बल लगेगा। विद्युत द्विध्रुव पे क्या लगेगा? बल।
क्योंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र आपका किसी भी आवेश पे क्या आरोपित करता है, बल आरोपित करता है। अब वो बल की दिशा क्या होगी इसकी बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की ओर, ये ना बताए थे। और नेगेटिव चार्ज पे जो विद्युत क्षेत्र बल लगाता है वो अपनी दिशा के विपरीत। बल कितना लगाएगा, Q इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पे बल कितना लगाता है, Q इंटू ई। ध्यान दीजिए, ये जो बल का परिमाण है यहाँ भी कितना है, QE, और यहाँ भी कितना है, ये दोनों बल का परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो नेट बल क्या होगा, 0। लेकिन इन दोनों बलों का जो क्रिया रेखा है, इन दोनों बलों का जो क्रिया रेखा है, इस बल की क्रिया रेखा क्या है, ये है क्रिया रेखा, समझते हैं ना। जिस लाइन पे ये बल आपका क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, और इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है। क्या इन दोनों की क्रिया रेखा सेम है क्या? अब क्रिया रेखा सेम नहीं है तो ये जो बल है, जैसे कि ये द्विध्रुव है, एक बल लग रहा है QE इस दिशा में और दूसरा बल QE एक इधर लग रहा है, तो ये अगर घूमने के लिए फ्री है तो ये बल लगा के इसको क्या करेगा, घुमाना स्टार्ट करेगा। मतलब थोड़ी देर के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या होने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा, बल के प्रभाव में ये घूमने लगेगा। और ये घूर्णन वाला जो बल है उस बल को क्या बोलते हैं, वैसा बल जो द्विध्रुव को घुमा रहा है या जो आपका रोटेशन मोशन कर रहा है उस बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं? बल का हम नाम बोल रहे कि बल बताइए, उस बल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। टॉप पढ़े थे, बल आघूर्ण वाला टॉपिक पढ़े पीछे चैप्टर में, याद आया कि जब आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम एक विद्युत द्विध्रुव को रखे थे तो विद्युत द्विध्रुव पे एक बल कार्य करता है और उस बल को क्या बोलते हैं, टाउ। उस बल को क्या बोलते हैं, टाउ। और टाउ बराबर क्या पढ़े थे, PE sin थीटा, याद आया। यही बल है ना जो घूर्णन गति करा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण को जो घूर्णन गति करा रहा है वो बल है कौन, वो बल है आपका टाउ, जिसको हम लोग बोले थे बल आघूर्ण। और ये टाउ भी कैसी राशि थी, सदिश। टाउ वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, P वेक्टर क्रॉस, क्या ये पुरानी बातें याद है? चलिए थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखते लिखे। माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L है, P इक्वल टू Q इंटू 2L है। E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार, समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। इस स्थिति में, इस स्थिति में द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म,
लगने वाला बल युग्म, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, नीचे लाइन में लिखिएगा टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा और टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, पीई साइन थीटा। टाउ क्या है ये तो समझ रहे सारे बच्चे। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर है यहां तक। अब डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम सारे बच्चे ड्रॉ कीजिए। हो गया। चले, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये द्विध्रुव को किस दिशा में घुमाने का कोशिश करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कोशिश करेगा। हमारा जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है उसे ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में घुमाने का कोशिश करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये जो है वो ऐसे घूमना चाहेगा, चाहेगा ना। अब ये घूमना क्या चाहेगा, इस दिशा में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो कितने डिग्री कोण पे है, मान लेते हैं वो है आपके θ1 कोण पे। कितने कोण पे, हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, किसके विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र किधर घुमा रहा है, इस दिशा में घुमा रहा है, हम इसके विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे। छोटा सा एंगल से इसको क्या करें, आपका घुमा रहे हैं। हम द्विध्रुव को किधर घुमा रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में। तो इधर आ जाएगा क्या आपका प्लस क्यू चार्ज और इधर क्या आ जाएगा आपका माइनस क्यू चार्ज। ध्यान दीजिएगा, हम घुमा रहे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। वैद्युत क्षेत्र आपका बल लगा के किधर घुमा रहा है, इधर। अगर इस द्विध्रुव को फ्री छोड़ दे, जैसे वहां पे मैंने स्टिक को करते थे, वो छुपाया कौन था, यहाँ ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये आपका मान लिया जाए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। और इस वैद्युत द्विध्रुव में एक बल क्या लग रहा है, क्यू इधर लग रहा है
और एक बल क्यू ही क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। तो ये बल, इसको एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो इसको ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा ना। थोड़ी देर टाइम के बाद ये क्या होने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा ऐसे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र आपका इसको इधर घुमाना चाह रहा है, हम इसको इसके विपरीत घुमाना चाह रहे हैं। कहाँ घुमाना चाह रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में। इतना बात आ रहा है समझ में। हम इसको कहाँ घुमाना चाह रहे हैं, इसके विपरीत। ठीक है, हम इसको कहाँ घुमाना चाह रहे हैं, इसके विपरीत। व्हाइट से ब्लैक कैसे हो गया? चलिए कोई नहीं, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत इसको घुमाएं। देखिए कहाँ से था, स्टार्टिंग में कितना पे, θ1 डिग्री पे। कितना पे था, हम इसको घुमा के कहाँ लेके आ गए, θ2 डिग्री पे। कहाँ लेके आ गए, छोटा सा विस्थापन किए, θ1 से θ2 लेके आए, एकदम हल्का सा। ऐसे था द्विध्रुव, ऐसे था आपका द्विध्रुव, इसको हल्का सा घुमाए, हल्का सा। तो हल्का सा विस्थापन कितना किए, dθ। कितना विस्थापन किए, ऐसे था आपका द्विध्रुव, इसको हल्का सा घुमाए। तो हल्का सा घुमाए, कहाँ से कहाँ तक था, θ1 पे कहाँ तक लेके आ गए, θ2 तक। फिगर में इसको भी ऐड कीजिए, क्योंकि हमें कार निकालना है ना, और कार निकालने के लिए हम जो बाह्य बल लगा रहे थे वो किसके विपरीत लगा रहे थे। हाँ, नोट 2 याद कीजिए, 2 नोट लिखाए थे विद्युत विभव में। बाह्य बल जो लगा रहे थे वो किसके विपरीत लगा रहे थे, विद्युत बल के विपरीत आपका क्या लगता है, बाह्य बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र बल क्या लगा रहा है, इस द्विध्रुव को किधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है। हम इसके विपरीत बाह्य बल लगाएंगे, तो इधर घुमाएंगे। चले ध्यान दीजिए, हो गया, फिगर में ऐड किए, लिखिएगा नीचे। द्विध्रुव को इस स्थिति से अत्यंत सूक्ष्म कोण dθ, अत्यंत सूक्ष्म कोण dθ घुमाने में किया गया कार्य यदि dw हो तो, किया गया कार्य यदि dw हो तो, हाँ देखिए हमने जो विस्थापन किया ये क्या क्या है, बहुत ही छोटा सा। कितना कोण में घुमाए, आपका dθ कोण पे घुमाए। कितना कोण पे घुमाए, dθ कोण पे। तो इस छोटे से विस्थापन के कारण जो किया गया कार्य होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा होगा। वो छोटा सा कार्य क्या होगा, dw। अब कार्य बराबर होता क्या है, बल गुना विस्थापन। पढ़े थे, कार्य बराबर हम लोग क्या पढ़े, बल गुना। अब यहाँ पे जो द्विध्रुव पे बल लग रहा है वो बल है कौन, बल जो है वो है कौन, यहाँ पे बल आघूर्ण है ना, टाउ है ना। तो बल तो लग रहा है आपका क्या, टाउ। कितना विस्थापन किए, छोटा सा विस्थापन किए, कितना, dθ। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, dθ। तो छोटा सा कार्य क्या हो गया, dw इज इक्वल टू टाउ dθ। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, टाउ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, टाउ बराबर पढ़े PE sin θ इंटू क्या हो जाएगा, dθ। कैसे में कोई दिक्कत। चलिए ये दोनों लाइन लिखिए, ऑरेंज वाला नहीं समझे, कहीं में दिक्कत है। हम लेके जा रहे, ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में आपका था कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे या θ1 एंगल पे। इसको घुमा के हम कहाँ ले आए,
यहाँ पे कितने एंगल पे, θ2 एंगल पे। ये यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ना हम छोटे से विस्थापन को देख रहे हैं। फिर हम अगर छोटे का अगर हमें पता है, जैसे छोटा सा विस्थापन हम क्या किए, इसका छोटा सा विस्थापन ये किए कि यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लेके आ गए, एकदम छोटा सा विस्थापन। अगर छोटा सा विस्थापन का हमें पता है तो कुल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्या करके, इंटीग्रेशन करके। अगर किसी का छोटा सा का पता चल गया तो इंटीग्रेशन करते तो क्या निकलता है, टोटल का निकलता है, इसलिए हम पहले छोटा सा का निकालें। अभी हम लोग θ1 से θ2 भी जाएंगे। हो गया यहाँ तक, नीचे लिखिएगा अतः द्विध्रुव, अतः द्विध्रुव को स्थिति θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। चलिए अब θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य मान लेते हैं W। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dW। छोटा सा कार्य तो निकाले ना dW, छोटा सा कार्य हम लोग निकाले ना dW, कितना निकाले, P sin θ इंटू डी थीटा। जब छोटा सा कार्य हमें पता चल जाता है तो पूरा कार्य निकालने के लिए इस छोटे से कार्य का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dW की जगह क्या देंगे हम लोग, PE sin θ इंटू डी थीटा होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन किसके साथ आता है, लिमिट के साथ आता है। यहाँ पे जो लिमिट की बात करते हैं, लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, किसी को पता है, लिमिट लगाते जो D के साथ लगा हुआ है। D के साथ क्या लगा हुआ है, थीटा। तो लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगेगा, थीटा के अकॉर्डिंग। लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगेगा, थीटा के अकॉर्डिंग। तो थीटा के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इस द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ तक लेके गए, θ1 से। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, क्या ये चीज समझने में किसी बच्चे को दिक्कत, θ1 से θ2। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से तो बस कैलकुलेशन है। W इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट है आपका एक तो वैद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, PE। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन sin θ डी थीटा और लिमिट θ1 से θ2। इसमें कोई दिक्कत। अब W इज इक्वल टू PE। इंटीग्रेशन साइन x dx का क्या होता है पता है, मैथ में पढ़े हैं। इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस x। ठीक है, क्या होता है, माइनस कॉस x। जिनको नहीं याद है याद रखिएगा, यहाँ पे लिख दिए। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या आएगा, θ1 से θ2। चलिए PE, इस माइनस को बाहर निकाल दे तो अंदर बचेगा cos थीटा θ1 से θ2। अब लिमिट बैठाने तो हम लोग सीखे, एक बार इस थीटा की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट, बीच में क्या देते हैं, और फिर इस थीटा की जगह क्या रखेंगे, करें तो cos θ2 माइनस क्या हो जाएगा, cos θ1। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस cos θ1, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस cos। माइनस से मल्टीप्लाई किए ना
तो ये माइनस वाला हो गया प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो गया माइनस। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब जो कार्य हम लोग करते हैं वही कार्य आपका किस रूप में नजर आता है? वही कार्य हमें किस रूप में नजर आता है? ऊर्जा के रूप में। वही कार्य हमें किस रूप में नजर आता है? ऊर्जा के रूप में। वही कार्य हमें किस रूप में नजर आता है? ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर क्या हो गया? PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये किसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई? द्विध्रुव की। आया बात समझ में? आया समझ में? नोट कीजिए। तो याद रखिएगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? PE cos θ1 माइनस cos θ2। हो गया? चलिए हो गया। अब स्पेशल केस देखेंगे। चलिए चलिए स्पेशल केस देखते हैं। हेडिंग लगाइए स्पेशल केस। तीन केस देखेंगे। लिखिए केस 1 में द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य साम्यावस्था समझते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसपे नेट बल क्या लग रहा हो? 0। जिसपे नेट बल क्या लग रहा हो? जब आपको विद्युत द्विध्रुव नाम का टॉपिक पढ़ाए थे और जब बल आघूर्ण पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि आपका साम्यावस्था कब आता है। टाउ इज इक्वल टू पढ़े थे ना, PE sin थीटा। तो साम्यावस्था कब होता है?
जब इसकी थीटा क्या हो 0 डिग्री, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो एक हो। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो एक हो, तब आपका ये कैसी अवस्था में आएगा साम अवस्था में। तो साम अवस्था से हम लोग किसी भी थीटा डिग्री पे घुमा रहे हैं। साम अवस्था से क्या करें किसी भी थीटा डिग्री पे, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री क्योंकि साम अवस्था में है। और कितने कोण पे घुमा रहे हैं थीटा, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा हो जाएगा ना। मतलब एक रैंडम सा हम क्या कर रहे हैं कि साम अवस्था से उठा के इसको हम क्या कर रहे हैं इसको क्या करें किसी भी एंगल में क्या कर दे रहे घुमा दे रहे। एक रैंडम से किसी भी एंगल में क्या करें इसको साम अवस्था उठा के किसी भी थीटा एंगल पे क्या करें घुमा दे रहे। तो चेक करते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या पड़े PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है ना। तो W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 साम अवस्था में है ना, तो cos थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। तो कार्य कितना करना पड़ेगा इतना। क्या इसमें कोई दिक्कत समझने में, इसमें समझने में कोई दिक्कत नोट कीजिए केस 1। cos 0 की वैल्यू सर cos 0 की वैल्यू 1। हाँ चलिए नोट कीजिए जल्दी। हो गया। केस 2 करें, चलिए केस 2 हेडिंग लगाइए। द्विध्रुव को केस 2 हेडिंग लगाइए सारे बच्चे। द्विध्रुव को साम अवस्था से द्विध्रुव को साम अवस्था से 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, कोण पर घुमाने में किया गया कार्य 180 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अगर 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या करेंगे, अभी क्या साम अवस्था में है, अगर 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पूरा क्या करना होगा विपरीत करेंगे तभी ना 180 डिग्री घूमेगा। समझ रहे ना 180 कब बनेगा। अभी साम अवस्था में तो कितना होगा 0 होगा, 180 पे जाना है तो इसको पूरा क्या करना होगा घुमा के कहाँ लाना होगा इसके अपोजिट लाना होगा, तब क्या में आ जाएगा 180 डिग्री पे आएगा कि नहीं आएगा। तो थीटा 1 की जो वैल्यू होगी साम अवस्था में, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
180 डिग्री हो जाएगी, कोई दिक्कत? अब किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है ना। चलिए W इज इक्वल टू PE cos θ1, θ1 की जगह क्या देंगे? 0 डिग्री माइनस cos θ2 की जगह क्या देंगे? 180 डिग्री। चलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 की वैल्यू -1। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 2। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2PE। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए केस 2। पहला केस तो वही था ना, थीटा कोण पे। पहला केस तो वही था, थीटा आप कुछ भी रखिए। साम अवस्था से 60 पे ले जाइए, 90 पे ले जाइए, 180 पे ले जाइए, 120 पे ले जाइए, थीटा कोण तो वही हो गया। हुआ? चले केस 3 करेंगे। चलिए केस 3 हेडिंग लगाइए। देखिए द्विध्रुव को शाम अवस्था से 90 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। 90 डिग्री कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। हाँ देखिए इसमें क्या होगा कि हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको घुमा के कहाँ ले आए होगे? 90 डिग्री में, मतलब लंबवत ले आए होगे, है ना। तभी ना यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90। आ रहा है बात समझ में ना? तो θ1 की वैल्यू कितनी? क्योंकि साम अवस्था में तो 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू पढ़े हम लोग PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE cos θ1 की जगह क्या देंगे? 0 माइनस cos θ2 की जगह क्या देंगे? 90। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE cos 0 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। आया समझ में? तो यहाँ पे आपका विभव वाला पूरा पॉइंट चैप्टर आपका क्या होता है? कंप्लीट। कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, विद्युत धारिता। कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगी। कल से आपका नया टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे? विद्युत धारिता। कोई भी एब्सेंट नहीं रहेंगे और विभव वाले को रिवीजन करके रखेंगे। विभव वाले को क्या करके रखेंगे? रिवीजन करके रखेंगे। ज़्यादा मतलब जहाँ से स्टार्ट किया